कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहां कुछ लड़के तपती धूप में गड्ढा खोद रहे थे। अचानक एक रेटल स्नेक उन्हें दिखाई देता है, जिसे देखकर एक लड़का जो अपनी जिंदगी से ऊब चुका था अपने जूते उतारकर सांप को टच करने की कोशिश करता है और तुरंत सांप के काटने से मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और स्टैनली नाम का एक लड़का रास्ते पर चल रहा होता है कि अचानक उसके सर पर एक जोड़ी जूता गिरता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके फादर पैरों की बदबू मिटाने वाली चीज की खोज में लगे हुए थे, इसलिए वो उन जूतों को अपने साथ घर ले जाने लगता है। पर रास्ते में ही पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, क्योंकि वो जूते एक मशहूर बेसबॉल प्लेयर के थे, जो कि एक चैरिटी शो के दौरान चोरी हो गए थे। इसलिए पुलिस वालों को शक था कि स्टैनली ने ही उन्हें चोरी किया होगा। ये सोचकर पुलिस वाले उसे लेकर उसके पिता के घर जाते हैं, जहां मौजूद चीजों को देखकर उनका शक गहरा हो जाता है। दरअसल स्टैनली के घर में दर्जनों जूते मौजूद होते हैं और स्टैनली के रूम में बेसबॉल प्लेयर की फोटो लगी होती है। इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए स्टैनली को कोर्ट ले जाया जाता है, जहां उसके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं, एक जेल जाने का और दूसरा कैंप ग्रीन लेक में 18 महीने बिताने का। स्टैनली कैंप वाला ऑप्शन चुनता है और ट्रिप में जाते वक्त उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ उसके फैमिली कर्स यानी श्राप की वजह से हो रहा था। उनकी बस एक बहुत बड़े रेगिस्तान से गुजरती है, जहाँ बहुत सारे गड्ढे थे। उसे रास्ते में एक व्यापारी गड्ढे के साथ खड़ा दिखाई देता है, पर तभी पता चलता है कि ये उसका भ्रम था। सफर खत्म होने पर वो एक छोटे से टाउन में पहुंचता है, जहां बहुत सारे लड़के जेल की यूनिफॉर्म पहने होते हैं। वहां स्टैनली वार्डन के राइट हैंड मिस्टर सर से मिलता है, जिसे स्टैनली का नाम फनी लगता है, जिस पर स्टैनली उसे बताता है कि उनका सरनेम पूर्वजों ने रखा था और अपने बच्चों को स्टैनली नाम से बुलाने की परंपरा भी उन्हीं ने शुरू की थी। लेकिन मिस्टर सर को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उसे वहाँ के नियम और कानून समझाने लगता है, जिसके मुताबिक वहाँ पर ना तो कोई टाइम देखने के लिए घड़ी थी और ना ही आसपास कोई घेराव था। तो दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, जहाँ बूंद भर भी पानी नहीं था। और यही वजह थी कि कोई दीवार या कैद ना होने के बावजूद भी कोई कैदी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर पाता था। बहरहाल स्टैनली को 2 जोड़े कपड़े दिए जाते हैं और साथ में एक फावड़ा दिया जाता है, जिससे स्टैनली को रोज एक 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना होगा। उसकी गहराई नापने के लिए वो फावड़े का इस्तेमाल कर सकता है। वो गड्ढा खोदने में जितनी देर लगाएगा, उतनी ही देर उसे सूरज की धूप में तपना पड़ेगा। साथ ही उसे रेटल स्नेक और येलो स्पॉटेड लिजर्ड से भी बचना होगा, क्योंकि ये दोनों ही खतरनाक जानवर थे जो उसकी जान भी ले सकते थे। इसके बाद स्टैनली कैंप के काउंसलर डॉक्टर पांडेंस्की से मिलता है, जो उसे पूरे एरिया का चक्कर लगाकर बताता है कि वहाँ का रूल नंबर 1 ये है कि वार्डन को परेशान ना किया जाए, वरना नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। इसके बाद वो उसे दूसरे लड़कों के पास ले जाता है, जो स्टैनली को उसके सोने की जगह दिखाते हैं। वहाँ पर मरे हुए बच्चे की उल्टियां के निशान थे। डॉक्टर सभी लड़कों को उनके असली नाम से पुकारता था, लेकिन वो लोग एक दूसरे को निकनेम से पुकारते थे, जो उन्हें वहाँ आने के बाद मिले थे। उनमें सबसे छोटे लड़के का नाम जीरो था, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। इसके बाद स्टैनली एक लड़के को उसके रियल नेम से पुकारते हुए पूछता है कि कैंटीन कहाँ है, जिस पर वो लड़का गुस्से में उसे पीछे धकेल देता है और याद दिलाता है कि उसे सिर्फ निकनेम से ही बुलाना है। कुछ देर बाद स्टैनली खाना खाने बैठता है, जिसमें सिर्फ बीन्स परोसे जाते हैं। इतने में एक्सरे नाम का लड़का उसके खाने का कुछ हिस्सा ले लेता है और कहता है कि मुझे ज्यादा खाना मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने दिन भर काम किया है, जबकि तुमने तो आज कोई भी गड्ढा नहीं खोदा। इसके बाद सब लड़के स्टैनली से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों भेजा गया है, जिस पर स्टैनली उन्हें बताता है कि उसने मशहूर सेलिब्रिटी के जूते चुराए थे। ये सुनकर जीरो उससे पूछता है कि क्या उन जूतों में स्टार्स बने हुए थे, जिसके जवाब में स्टैनली हाँ कहता है। और तभी उसे याद आता है कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान बेसबॉल प्लेयर ने सबको बताया था कि वो एक अनाथालय में पला बढ़ा था, इसी वजह से उसने वो जूते चैरिटी में दान किए थे। लेकिन स्टैनली एक फैक फैन था, जिसने अपने ही फेवरेट प्लेयर के जूते चुरा लिए थे। रात को सोते वक्त स्टैनली को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि उनके परिवार को एक श्राप मिला हुआ है। इसी वजह से उसके फादर स्टैनली थर्ड अपने इन्वेंशन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। स्टैनली की किस्मत बहुत ही खराब रही। उसने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक फेमस क्रिमिनल किसिंग केट के हाथों मारा गया था, जो अपने शिकार को मारने के बाद किस किया करती थी, जिससे उनके चेहरे पर उसकी लिपस्टिक के निशान रह जाते थे। लेकिन उसने स्टैनली के चेहरे पर किस नहीं किया था, बल्कि उसके खजाने को लूटकर उसे रेगिस्तान में तन्हा छोड़कर चली गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ सुबह होने से पहले ही लड़कों को जगा दिया जाता है। उन्हें नाश्ते में टोटियां खाने को मिलता है। उसके बाद काम पर जाने के लिए
एक एक फावड़ा चुनने को कहा जाता है। पर जैसे ही स्टैनली एक फावड़ा चुनता है, एक्सरे उसके हाथ से फावड़ा छीन लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो छोटा फावड़ा एक्सरे यूज किया करता था और अपनी जगह किसी और को लेने नहीं देता था। खैर, वे सब गड्ढा खोदने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी मिस्टर सर स्टैनली को बताता है कि गड्ढा खोदते वक्त अगर तुम्हें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नजर आए तो तुरंत मुझे खबर कर देना। अगर वो चीज मुझे पसंद आ गई तो उस दिन के लिए तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि गड्ढा किसी खास मकसद के लिए नहीं खुदवाया जाता, बल्कि ये सब तुम लोगों को सुधारने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद सभी लड़के काम में लग जाते हैं और अपने अपने गड्ढों से निकले हुए डस्ट को बाहर फेंकने लगते हैं, जो कभी कभी स्टैनली के गड्ढे में गिर जाता था। स्टैनली उन्हें ध्यान से काम करने को कहता है, जिस पर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को एक बार फिर से अपने परिवार के श्राप का ख्याल आता है। उसके एक पूर्वज एलिया ने सुअरों के फार्म में काम किया था, जहां उसे अपने मालिक की बेटी मायरा से प्यार हो गया था। तब वो जरूनी नाम की एक भविष्य बताने वाली के पास गया और उससे पूछा कि लड़की का दिल जीतने के लिए उसे क्या करना होगा, जिसके जवाब में जरूनी ने उसे प्यार व्यार भूलकर अमेरिका जाने की सलाह दी, जहां उसका भविष्य सुधर सकता था। लेकिन एलिया ने हार नहीं मानी और मायरा के पिता से उसका हाथ मांग लिया। लेकिन वहां एक और बंदा था जो मायरा से शादी करना चाहता था। उसने मायरा के पिता को दहेज में ढेर सारे पिग दिए और बाजी जीत गया। एलिया दुखी होकर फिर से जिरोनी के पास गया। इस बार जिरोनी को उस पर दया आ गई और उसने एक ट्रिक बताई। उसने एलिया से कहा कि तुम्हें हर दिन एक छोटे से सुअर को पानी पिलाने के लिए पहाड़ पर ले जाना होगा और जब तक पिग पानी पिएगा तुम्हें वहीं रुककर गाना गाना होगा। इस तरह तुम भी मजबूत हो जाओगे और पिग भी काफी बड़ा हो जाएगा और एक बेहतरीन दहेज बनेगा। लेकिन पिग को पानी पिलाने के बाद मुझे भी पहाड़ पर ले जाकर पानी पिलाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पर और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर एक श्राप लगेगा। एलिया खुशी खुशी मान गया और रोजाना ऐसा ही करने लगा। जब एक दिन पिग काफी बड़ा हो गया तो वो उसे लेकर अपने होने वाले ससुर के पास गया और उसे दहेज में दे दिया। लेकिन मायरा काफी कंफ्यूज थी और फैसला नहीं ले पा रही थी कि वो किससे शादी करें। इसलिए उसने एक गेसिंग गेम के जरिए अपने पति को चुनने का इरादा जाहिर किया, जिस पर एलिया बहुत नाराज हो गया और उसने फैसला किया कि अब वो शादी नहीं करेगा और जिरोनी की सलाह के मुताबिक अमेरिका जाकर अपनी किस्मत बनाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो उस दिन जिरोनी को पानी पिलाना भूल गया और उससे मिले बिना ही वहां से निकल गया, जिस पर जिरोनी ने उसके खानदान को शाप दे दिया। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहां मिस्टर सर गड्ढों के पास अपना ट्रक लेकर आते हैं ताकि लड़के लोग अपनी पानी की बोतल भर सकें। और तभी लड़के स्टैनली के हाथ में हुए पहले छाले को देखकर उसे चिढ़ाते हैं। आज सबसे पहले जीरो का काम खत्म हुआ था। वो सबसे फास्ट गड्ढा खोदता था। आखिर में जब स्टैनली का काम खत्म होता है तो कोई भी बाहर निकलने में उसकी हेल्प नहीं करता और उसे खुद ही बाहर निकलने का हुनर भी सीखना पड़ता है। जब वो वापस टाउन में आ जाता है तो देखता है कि मिस्टर सर उस पर बंदूक ताने खड़े हैं, पर असल में वो एक येलो स्पॉटेड लिजर्ड पर निशाना लगा रहे थे। उनका निशाना चूक जाता है और लिजर्ड जंप मारकर स्टैनली पर अटैक करने जाती है। लेकिन तभी मिस्टर सर दोबारा गोली चलाते हैं और इस बार लिजर्ड मर जाती है। दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे स्टैनली वहाँ की जिंदगी का आदी हो जाता है। वो रोज सुबह जल्दी उठता है, नाश्ते में वही बीन्स खाता है और उसके बाद काम पर चला जाता है, जहाँ दिन भर गड्ढे खोदते हुए उसके हाथों में और ज्यादा फफोले पड़ने लगते हैं। कई बार खतरनाक जानवरों से उसका सामना भी होता है, तो कभी बाथरूम में शावर काम नहीं करता। इन सब परेशानियों के अलावा दूसरे लड़के भी उसे परेशान करते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे सोफ्टी कहकर चिढ़ाते हैं। स्टैनली उनसे उलझकर अपनी मुसीबतें बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए शांत रह जाता है और जब वो अपनी मोम को खत लिखता है तो उसे बताता है कि वो वहाँ बहुत इंजॉय कर रहा है और वो एक नॉर्मल समर कैंप की तरह बहुत ही बढ़िया जगह है। एक दिन शाम को गड्ढा खोदते हुए स्टैनली को एक फॉसिल मिलता है, जिसे वो पेंडास्की के पास लाता है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि वार्डन को फॉसिल से कोई मतलब नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि इस एरिया में कभी झील हुआ करती थी और इसके चारों तरफ फैली हुई जमीन वार्डन के ग्रैंडफादर की थी। और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां दिखाया जाता है कि वो एरिया कभी हरा भरा और खुशहाल हुआ करता था, जहां सैम नाम का एक व्यापारी अपनी गाड़ी में प्याज बेचने के लिए अक्सर आया करता था। उसकी गाड़ी को गधे खींचते थे। वो दावा करता था कि उसके प्याज जानलेवा बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और खतरनाक छिपकलियों से भी बचा सकते हैं। सैम को वहाँ की एक लोकल टीचर कैथरीन पर क्रश था, जिसके लिए वो प्याज से बना एक खास किस्म का नाश्ता लाया करता था, जिसके बदले में वो उसे जार भरकर पीच दिया करती थी। टाउन के सभी मर्दों को कैथरीन पसंद थी और कैथरीन का सैम को इतनी इम्पोर्टेंस देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन बारिश के कारण स्कूल की छत टपकने लगती है और कैथरीन बच्चों को वापस घर भेज देती है।
तभी सैम छत ठीक करने में उसकी हेल्प करता है। इससे सैम को उसके साथ काफी वक्त बिताने को मिलता है। इस बात से खुश होकर वो स्कूल के दूसरे हिस्से भी रिपेयर करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि शाम को बड़ों की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट कैथरीन को ताने मार रहे हैं, जिनमें से एक वार्डन का ग्रैंडफादर वॉकर भी था, जो कैथरीन को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन कैथरीन मना कर देती है, जिससे वो काफी नाराज हो जाता है। देखते ही देखते स्कूल की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बन जाती है, पर सैम का गधा कहीं खो जाता है, इसलिए वो एक बोट खरीद लेता है। एक दिन बारिश के दोपहर में सैम और कैथरीन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तभी वॉकर उन्हें देख लेता है और पूरे टाउन में ये खबर फैला देता है। थोड़ी ही देर में सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सजा के तौर पर स्कूल को जला देते हैं। कैथरीन दौड़ती हुई पुलिस के पास जाती है, जो उस वक्त नशे में धुत था। वो कैथरीन को किस देने के लिए कहता है। कैथरीन उसे धक्का देकर दूर कर देती है, जिस पर वो उसे धमकाता है कि अलग जाति वालों से रिलेशनशिप रखना गैर कानूनी है, इसके लिए सैम पर मुकदमा चलेगा। कैथरीन डर जाती है और सैम को वार्न करने के लिए दौड़ती हुई उसके पास जाने लगती है, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि गांव वालों ने बोट में बैठे सैम को गोली मारकर खत्म कर दिया था। कुछ देर बाद कैथरीन वापस आती है और पुलिस को गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद उसे किस करती है, जो कि वो जीते जी चाहता था। उस दिन कैथरीन टाउन छोड़कर चली जाती है और किसिंग केट के नाम से मशहूर हो जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर एक्सरे स्टैनली के पास आकर उससे कहता है कि अगली बार अगर उसे कोई भी चीज मिले तो पहले उसके पास ले आए। बाद में स्टैनली का सामना एक परेशान करने वाले लड़के से होता है और दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी बाकी लड़के आकर दोनों को शांत कराते हैं। पर अब स्टैनली सबकी नजरों में अपनी इज्जत बना चुका था। उसके साथ ही उसे केवमैन के नाम से बुलाने लगे थे और उसे पानी की लाइन में भी अच्छी जगह मिलने लगी थी। कुछ समय बाद स्टैनली को उसकी माँ का खत मिलता है, जिसमें लिखा था कि उसके फादर के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे और मकान मालिक उन्हें कभी भी घर से बाहर निकाल सकता था। जीरो अनपढ़ था, इसलिए स्टैनली को खत पढ़ते देखकर काफी इम्प्रेस होता है और उससे कहता है कि मुझे भी पढ़ना लिखना सिखा दो। जिस पर स्टैनली कहता है कि मैं कोई अच्छा टीचर नहीं हूँ और दिन भर काम करके थक जाता हूँ, इसलिए मुझे आराम की जरूरत है। अगले दिन गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को एक छोटी सी चीज मिलती है, जिस पर केबी लिखा हुआ था। लड़कों को लगता है कि शायद ये शॉटगन का कवर है, पर यह बहुत पतला था। तभी एक्सरे स्टैनली के हाथ से वो चीज ले लेता है और जैसे ही पेंडेस्की उस चीज को देखता है, वो तुरंत जाकर वार्डन को खबर कर देता है और सारे लड़के ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वार्डन एक बहुत खूबसूरत औरत थी। वो उस चीज को देखकर बहुत खुश होती है और एक्सरे को उस दिन की छुट्टी दे देती है। बाकी लड़कों से एक्सरे के गड्ढे के आसपास का पूरा एरिया वो खोद डालने को कहती है। इसलिए उस दिन लड़कों को दूसरे दिनों के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई चीज नहीं मिलती, क्योंकि वो गलत जगह थी। अगले कुछ दिनों तक लड़के उसी टनल को खोदते रहते हैं जो उन्होंने क्रिएट किया था, पर उन्हें वहां एक छोटे से डायल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार वार्डन उन्हें उनके इंडिविजुअल गड्ढे खोदने को कह देती है, जैसा कि वो पहले से करते आ रहे थे। अगले दिन जब मिस्टर सर लड़कों की बोतलें भर रहा होता है, तब एक लड़का उसके ट्रक से सनफ्लावर के बीजों का बैग चुरा लेता है और उसके जाते ही सब लड़के उन बीजों को आपस में बांटने लगते हैं। पर बदकिस्मती से मिस्टर सर जल्दी ही नोटिस कर लेते हैं कि बैग गायब है और वो ट्रक मोड़कर वापस वहां आ जाते हैं। लड़के जल्दी जल्दी बीजों को छुपाने लगते हैं और तभी गलती से वो बैग स्टैनली के पैरों पर गिर जाता है। इसलिए वो बैग को रेत के अंदर छुपाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मिस्टर सर बैग को देख लेता है और तब अपने दोस्त को बचाने के लिए स्टैनली झूठ बोल देता है कि ये चोरी मैंने खुद किया है। ये देखकर सब लड़के शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सर स्टैनली को सजा देने के लिए वार्डन के पास लेकर आता है। उसके ऑफिस के अंदर किसिंग केट के बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे। अभी वो उन पोस्टर्स को देख ही रहा था कि तभी वार्डन उसे अपने नेल पॉलिश दिखाने लगती है, जिसे उसने रेटल स्नेक के जहर से बनाया था। अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने के बाद वार्डन मिस्टर सर को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसने सनफ्लावर सीड्स जैसी मामूली चीज के लिए स्टैनली का गड्ढा खोदना रुकवा दिया था। इसके बाद वो स्टैनली को वापस काम पर भेज देती है और जब वो खुदाई करने वाले एरिया में वापस आता है तो सभी लड़के उसे हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। स्टैनली देखता है कि जीरो ने उसके हिस्से का गड्ढा भी खोद दिया है। इससे खुश होकर वो उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली बार जब मिस्टर सर आता है तो वो लोग देखते हैं कि उसके चेहरे पर 2 खतरनाक निशान थे, जो वार्डन की नेल्स से बने थे। मिस्टर सर स्टैनली से इतना नाराज था कि वो उसको खाना पानी तक नहीं देता। स्टैनली पूरे दिन काम करता है, लेकिन जब वो थोड़ा पानी मांगता भी है तो वो उसे पानी तक नहीं देता। उस दिन काम करते करते स्टैनली सब कुछ सोचता रहता है। वो वार्डन के व्यवहार, ऑफिस में लगी किसिंग कैट की पोस्टर और उसके द्वारा मिली चीज को याद करता है और समझ जाता है कि वो चीज शायद किसिंग कैट की लिपस्टिक हो सकती है। और वार्डन सजावट और शौक के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थी,
इसलिए उसके लिए वो चीज बहुत कीमती लगती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब किसिंग कैट बड़ी गैंगस्टर बन गई थी तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती थी जिन्होंने सैम को मारा और उसके घर और स्कूल को आग लगाकर तबाह किया था। इसके बाद केट खजाने लूटना शुरू कर देती है और स्टैनली के वंश में जो फर्स्ट स्टैनली था, केट उससे भी खजाना लूटती है और उसे मारकर वहीं दफना देती है, वहीं जहां वर्तमान में ये जेल है। जब केट उस समय उस जगह पर आराम कर रही थी, ठीक उसी समय वॉकर और उसकी पत्नी वहां पहुंचते हैं। वे दोनों केट की तरफ बंदूक ताने खड़े होते हैं और उसके पास से उसका खजाना लेना चाहते थे। वे पैसे के लिए पागल हो चुके थे क्योंकि सैम की मौत के कई साल बीत चुके थे और वॉकर ने शादी कर नई जिंदगी भी शुरू कर ली थी। लेकिन सैम की मौत के बाद धीरे धीरे उनका पूरा शहर तबाह हो गया। यहाँ की नदी का पानी सूख गया और ये जगह रेगिस्तान बन गई। केट चाहे तो उन्हें तुरंत मार सकती थी, लेकिन उसने उन्हें इतना आसान नहीं मारा, बल्कि अलग तरीके से कष्ट देकर मारना चाहा। इसलिए उसने एक जहरीली झिंझी को अपने हाथ पर काटने दिया, जिससे वहीं उनकी मौत हो गई। केट ने ये सब इसलिए किया ताकि वॉकर कभी भी उसके खजाने का पता ना लगा सके और वो और उसके पूरे वंश को ये खजाने खोजते खोजते मौत तक पहुंच जाए। साथ ही खजाना ना मिलने की वजह से वॉकर पैसों की कमी में मर जाएगा। यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी और वर्तमान में इस जेल का वार्डन वॉकर का वंशज था। इसलिए वो आज भी किसिंग कैट के उस खजाने की तलाश में है। इसी कारण उसने यहाँ एक जेल बनाई ताकि कैदियों के माध्यम से गड्ढे खोदकर वो खजाना आसानी से खोज सके। अब हम स्टैनली को देखते हैं, जो वर्तमान में हर दिन जीरो को पढ़ाने बैठता है और आज वो जीरो से जानता है कि जीरो का असली नाम हेक्टक जेनी है, यानी जीरो जेरूनी नाम की उस महिला का वंशज था जिसने स्टैनली के वंशज को श्राप दिया था। क्योंकि जीरो सभी से बहुत जल्दी गड्ढा खोद सकता था, इसलिए वो हर दिन अपना काम खत्म करने के बाद स्टैनली की मदद भी करता। ये देखकर बाकी कैदी बहुत जलते थे और वे जानबूझकर स्टैनली के गड्ढे में मिट्टी डालते। एक दिन जीरो स्टैनली को अपनी माँ की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उसकी माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ गायब हो जाती है। उसके बहुत खोजने के बावजूद अपनी माँ को वो कहीं नहीं ढूंढ पाया। तब से वो सड़क पर बड़ा होना शुरू होता है। ये सब बातें सुनकर स्टैनली को जीरो पर बहुत तरस आता है। अगले दिन जब स्टैनली काम कर रहा होता है, तब एक लड़का उसके पास आता है और उसे बहुत अजीब बातें बोलता है, क्योंकि जीरो के लिए वे स्टैनली से बहुत जलते थे। लेकिन इस बार स्टैनली भी विरोध करना शुरू कर देता है। उसी समय वहाँ डॉक्टर पेंडस्की आते हैं और दोनों को लड़ने के लिए उकसाने लगते हैं। इसके कारण उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे को बहुत जोर से मार रहे थे, लेकिन एक समय पर वो लड़का स्टैनली को बहुत मार रहा था। ये देखकर जीरो स्टैनली की मदद करने आता है। वो उस लड़के को इस तरह मारता है कि वो लगभग मर ही जाता। लेकिन उसी समय डॉक्टर पेंडस्की वहाँ एक गोली मारते हैं और उनकी लड़ाई को रोक देते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई की खबर पाकर वार्डन तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और सभी से लड़ाई का कारण पूछते हैं। सभी तब स्टैनली के खिलाफ शिकायत करते हैं कि स्टैनली आधा गड्ढा खुद खोदता है और जीरो के माध्यम से बाकी काम करवाता है। लेकिन स्टैनली तब उन्हें बताता है कि इसके बदले में वो जीरो की मदद करता है, वो उसे पढ़ाई सिखाता है। ये सुनकर डॉक्टर पेंडस्की जोर जोर से हंसते हैं और जीरो को गधा, मूर्ख जैसी शब्दों में बात करने लगते हैं। जीरो को ये बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में डॉक्टर पेंडस्की पर कुदाल से हमला करता है और वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर सर तब जीरो को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वार्डन उन्हें रोकते हैं। वो कहते हैं कि जीरो जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, क्योंकि अगर वो खो भी जाए तो उसकी तलाश लेने वाला कोई नहीं है। साथ ही जेल से उसका पूरा डाटा डिलीट कर दिया जाएगा। फाइल ऐसी तैयार की जाएगी जैसे जीरो यहाँ कभी था ही नहीं। उस रात स्टैनली को जीरो की बहुत चिंता होती है, क्योंकि सभी मिलकर चर्चा कर रहे थे कि इस भयानक रेगिस्तान में जीरो कैसे सुरक्षित रह सका है। लेकिन उसी समय स्टैनली को याद आता है कि उसके वंश का फर्स्ट स्टैनली जब किसिंग कैट ने लूट लिया था, तब वो इस रेगिस्तान में फंस गया था और लगभग 16 दिन तक जीवित रहा, क्योंकि उसे यहाँ रहने के लिए कोई जगह मिली थी। यदि जीरो को भी ऐसी कोई जगह मिल जाए तो ये रेगिस्तान में कहाँ है ये कोई नहीं जानता और स्टैनली फर्स्ट किसी को ये बात नहीं बता सकता था, क्योंकि जब तक सभी उसे खोजने में सफल हुए तब तक उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। अगले दिन उसी जेल में जीरो के उम्र के एक और लड़का आता है जो बहुत शरारती था और हमेशा स्टैनली को परेशान करता था। इस बीच स्टैनली ने जीरो को खोजने का प्लान बनाया था। उस दिन जब मिस्टर सर सभी को पानी दे रहे थे, तब स्टैनली मौका पाकर मिस्टर सर की गाड़ी लेकर भागने लगता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर एक गड्ढे में गिरा देता है। इससे स्टैनली का ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी भी गड्ढे में गिर जाती है। फिर भी स्टैनली हार नहीं मानता। वो दौड़कर वहाँ से भागने लगता है और स्टैनली को भागते देख सभी कैदी वहाँ चिल्लाने लगते हैं। वे सभी आज स्टैनली की सराहना कर रहे थे। जब वार्डन को ये खबर मिलती है तो वो कहती हैं कि 2 हफ्तों बाद ये बात उनके फैमिली को बताई जाएगी। दूसरी तरफ स्टैनली धूप में आगे बढ़ रहा था और ठीक उसी समय उसे वहाँ एक बोट दिखाई देती है। ये बोट सैम की थी, लेकिन नदी के सूख जाने के कारण ये अपर्याप्त अवस्था में पड़ी थी और इसी बोट के नीचे कल से जीरो आश्रय ले रहा था। जीरो स्टैनली को देखकर बहुत खुश होता है कि वो उसे खोजने आया है,
लेकिन दोनों को अब बहुत भूख लगी थी। फिर वे बोट में खोजबीन करते हैं और वहाँ कई पीच के डिब्बे पाते हैं जो केट ने सैम को दिए थे। सालों बाद भी ये खराब नहीं हुए थे, इसलिए वे दोनों इन्हीं बीज को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। इसी दौरान स्टैनली की नजर एक पहाड़ पर पड़ती है जिस पर एक अंगुली के निशान जैसे चिन्ह थे। स्टैनली पास से देखता है और समझता है कि शायद यही जगह है जहां फर्स्ट स्टैनली ने आश्रय लिया था। वे दोनों आश्रय पाने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। ये एक बहुत कठिन काम था। चढ़ते समय स्टैनली कई बार गिरने लगता है, लेकिन जीरो अपनी कुदाल की मदद से उसे ऊपर खींच देता है। फिर वे दोनों मिलकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक समय पर जीरो इतना थक जाता है कि वो और आगे नहीं चल सकता। वो स्टैनली को अकेला जाने के लिए कहता है, लेकिन स्टैनली जीरो को अपनी पीठ पर उठाकर ऊपर ले जाता है और इस तरह वे बहुत कठिनाई से ऊपर चढ़ते हैं। ठीक उसी तरह जैसे उसके वंशज लाइल कभी पिग को पीठ पर उठाकर पानी पिलाता था, यही मूल रूप से वो पहाड़ था। ऊपर पहुंचने पर स्टैनली वहां कुछ हरे भरे पेड़ और पानी का स्रोत देखता है। वहां कई प्याज की खेती भी की हुई थी। स्टैनली भूख में वही प्याज खाता है और जीरो को भी देता है, और सौभाग्य से ये प्याज सैम की उस जात का था जिसमें विभिन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। प्याज खाने के बाद वे दोनों बहुत ताकतवर महसूस करते हैं। इसके दौरान स्टैनली अनजाने में वही गाना गाने लगता है जो उसने अपने फैमिली से हमेशा सुना था, और ये गाना वही था जो लाइल पिग को पानी पिलाते समय गाया करता था। इस तरह स्टैनली अनजाने में जेरूनी के वंशज की मदद करता है। उसने उसे पीठ पर उठाकर यहाँ लाकर पानी पिलाया। इससे जरूनी की आत्मा को शांति मिलती है और स्टैनली के फैमिली पर से उसका श्राप उठ जाता है। साथ ही स्टैनली के पिता अपनी रिसर्च में सफल हो जाते हैं। वे प्याज और बीज के संयोजन से ऐसा स्प्रे बना देते हैं जो सचमुच जूतों की बदबू दूर करने में सक्षम था। इससे उनका पूरा फैमिली खुशी में नाचने लगता है। इसी बीच जीरो स्टैनली को बताता है कि जिसे जूतों के लिए यहाँ लाया गया था वे जूते उसने चुरा लिए थे। असल में जीरो को उस समय एक जोड़ी जूतों की बहुत जरूरत थी। वो जिस अनाथालय में रहता था वहाँ उस खिलाड़ी ने ये जूते दान किए थे, लेकिन जीरो को ये नहीं पता था कि ये जूते इतने पॉपुलर हैं। इसलिए जब पुलिस जूते चुराने वाले को ढूंढ रही थी तब डर कर उसने जूतों को एक पुल से नीचे फेंक दिया। लेकिन अगले ही दिन जीरो एक और जोड़ी जूते चुराने गया और पकड़ा गया। ये सब बातें सुनकर स्टैनली हंसता है और कहता है कि ये सब तो उनका भाग्य था, इसलिए पुरानी बातें सोचने का कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ उसी दिन स्टैनली का वकील यहाँ जेल आता है क्योंकि पुलिस पहले ही प्रमाण पा चुकी थी कि स्टैनली असल में निर्दोष है, लेकिन वार्डन यहाँ विभिन्न बहानों से उसे जाने के लिए कहता है। फिर भी वकील साफ साफ कहता है कि अगली बार वो हाई कोर्ट के ऑफिसर को लेकर आएगा। इसी बीच स्टैनली और जीरो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर दौड़ते दौड़ते उस जगह पहुँचते हैं जहाँ स्टैनली को किसिंग कैट की लिपस्टिक का एक कवर मिला था, क्योंकि वहाँ शायद किसिंग कैट का कोई खजाना हो सकता है। वे दोनों मिलकर पूरी रात उस गड्ढे को खोदते हैं और एक समय पर वे मिट्टी में गहराई तक एक संदूक पाते हैं जिसमें किसिंग कैट का सारा खजाना छुपा था। लेकिन ठीक उसी समय वहां आवाज सुनकर वार्डन और मिस्टर सर आ जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ कुछ करने से पहले कई विषैले कीड़े और टिटिकियां स्टैनली और जीरो को घेर लेती हैं, यहाँ तक कि संदूक को भी घेर लिया था। ऐसा लगता है जैसे वे उनकी सुरक्षा कर रहे हों। ये देखकर वार्डन प्रतीक्षा करता है कि जल्द ही ये कीड़े उन्हें मार देंगे और खजाना उनके लिए हो जाएगा। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वार्डन के दादा इस खजाने की तलाश में थे, तब उन्होंने छुट्टी के दिन वार्डन को गड्ढा खुदवाया। सुबह होते ही ये देखा जाता है कि वे कीड़े दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। उसी समय स्टैनली का वकील कई ऑफिसर के साथ वहां पहुंचता है। वार्डन जीरो और स्टैनली के खिलाफ झूठी कहानी बनाना शुरू करता है। वो कहता है कि ये दोनों उसके ऑफिस से संदूक चोरी करके लाए थे, लेकिन जीरो सभी को संदूक पर लिखे स्टैनली का नाम दिखाता है क्योंकि इस खजाने का असली मालिक स्टैनली का वंशज था। केट ने इसे उनसे लूट लिया था। इससे दोनों यहाँ निर्दोष साबित हो जाते हैं। फिर वकील संदूक को अपनी गाड़ी में रखता है और जब भी वो स्टैनली को ले जाने वाला होता है, स्टैनली कहता है कि वो जीरो को कहीं नहीं छोड़ने देगा। वहाँ के ऑफिसर जीरो की फाइल देखना चाहते हैं कि उसकी सजा कितनी बाकी है, लेकिन उन्होंने पहले ही जीरो की सारी फाइलें नष्ट कर दी थी। ऑफिसर ने बाकी पुलिस को यहाँ की जांच करने के लिए कहा। कुछ घंटों की जांच के बाद पता चलता है कि मिस्टर सर असल में एक फरार आरोपी है और डॉक्टर पेंडस्की भी कोई असली डॉक्टर नहीं था, बल्कि ये दोनों अपनी पहचान छुपाकर यहाँ काम कर रहे थे। और इस जेल में हुई इतनी बड़ी धोखाधड़ी के कारण वार्डन भी दोषी साबित हो जाता है, इसलिए ये तीनों अरेस्ट हो जाते हैं। फिर स्टैनली जीरो के साथ अपने घर लौटता है और सरकार स्टैनली के वंश की संपत्ति उन्हें सौंप देती है। जब स्टैनली का फैमिली इस खजाने को पाता है तो वे सभी बहुत खुश होते हैं। वहाँ उनकी कई और संपत्तियों के दस्तावेज भी थे। स्टैनली वहाँ से जीरो को भी कुछ संपत्ति का हिस्सा देना चाहता है। उसकी फैमिली भी जीरो को कुछ संपत्ति का
हिस्सा दे देता है। जीरो वहाँ से कुछ पैसा खर्च करता है, कुछ डिटेक्टिव को हायर करता है और कुछ ही दिनों में अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, जिसे वो बहुत पहले खो चुका था। माँ और बेटे दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। फिर स्टैनली और जीरो की फैमिली मिलकर उसी इलाके में पड़ोसियों की तरह सुख शांति से रहने लगता है। वहीं उस भयानक जेल को भी बंद कर दिया जाता है और सभी कैदियों को काउंसिल में भेजकर उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। वे भी बीच बीच में जीरो और स्टैनली से मिलने आते हैं। इसी बीच स्टैनली के पिता की रिसर्च इतनी सफल हो जाती है कि अब उनके पिता का एक्सपेरिमेंट का एड वो खिलाड़ी चला रहा है, जिसके जूते चोरी के आरोप में स्टैनली जेल में था। अब स्टैनली और उसकी फैमिली पूरी तरह ठीक हो जाता है। वे सभी मिलकर सुख शांति से रहने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा